गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, एक बार फिर से पुनः ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से साइंस ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 9 प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे, उसके कुछ अध्ययन बिंदु, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और उनके उपयोग हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं दर्पण। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रकाश का परावर्तन जो हमने घटना पढ़ी थी, तो परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द हमारे आए थे, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सभी पारिभाषिक शब्दार्थ किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। उसी प्रकार यहाँ पर दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ, जिनका उपयोग हम आगे आने वाली स्थितियों में, आगे आने वाले आंकिक प्रश्नों में उनका हम उपयोग करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए दर्पण से संबंधित। ठीक है, देखिए सुनिए, यहाँ गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अच्छा देखिए सुनिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही किसी गोलीय दर्पण के ही प्रकार है, गोलीय के भाग है। अच्छा, इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जिनको मैं एक बार आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 1 ध्रुव, नंबर 2 वक्रता केंद्र, नंबर 3 मुख्य अक्ष, नंबर 4 मुख्य फोकस, या इसी को फोकस बिंदु भी बोला जाता है। प्रिय छात्रों, क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु। नंबर 5 फोकस दूरी, नंबर 6 वक्रता त्रिज्या, और नंबर 7 द्वारक। हाँ भाई, ये 7 महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ जिनका कहाँ पर, दर्पणों पर हमें पता होना चाहिए कि ध्रुव क्या होता है, ध्रुव कहाँ स्थित होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, इससे संबंधित इनकी परिभाषाएं, सवाल आपको परिभाषाओं के रूप में भी आ सकता है, इनकी परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो सुनिए ध्यान से, देखो ये हमारे किसी गोलीय दर्पण का वक्रित भाग, किसी गोलीय दर्पण का ये कौन सा भाग है? वक्रित भाग। अच्छा, वक्रित भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, उस परावर्तक पृष्ठ यानी जो वक्रित भाग है उसका परावर्तक पृष्ठ के रूप में जो कार्य कर रहा है, का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु वो कहलाता है हमारा ध्रुव, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीक चिन्हों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ध्रुव जिसको हम किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा, यानी कि इसकी परिभाषा बिल्कुल साधारण सी क्या है? किसी गोलीय दर्पण का वक्रित भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु क्या कहलाता है भाई? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। इसको हम उत्तल दर्पण पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इसका वक्रित भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, का मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे भाई? P, यानी कि ध्रुव। प्रतीक चिन्हों को ही हम यहाँ पर चित्र पर प्रदर्शित करें तो अच्छा रहता है, ध्रुव। ठीक है, यानी कि का मध्य बिंदु। दूसरी परिभाषिक बिंदु वक्रता केंद्र। अच्छा सुनिए, देखिए किसी गोलीय दर्पण का ये वक्रित भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, जिस गोले का ये वक्रित भाग है, जिस गोले का ये वक्रित भाग है, उस गोले का केंद्र बिंदु, उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जिसको हम किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझिए, किसी गोलीय दर्पण का वक्रित भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, ये वक्रित भाग जिस गोले का भाग है, का केंद्र बिंदु, का केंद्र बिंदु, जबकि ये कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। और ये किसका है? वक्रित भाग का। और ये उस वक्रित भाग जो जिस गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, इसी प्रकार हम इसके लिए इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है,
दूसरी पारिभाषिक शब्द हमारा वक्रता केंद्र, जिसको हम किससे, सी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखिए सुनिए ध्यान से। अब बात करते हैं नेक्स्ट तीसरा पारिभाषिक शब्द मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी बिल्कुल साधारण सीधी सी परिभाषा है कि P और C यानी कि किसी गोलीय दर्पण पर ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, मुख्य अक्ष। चूंकि एक रेखा है जिसको किसी बिंदु से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है भाई, मुख्य अक्ष रेखा। तो बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है। क्या परिभाषा है, आप बता सकते हो कि कह सकते हो कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट देखो, ये हमारी पारिभाषिक शब्द हमने समझा दिया, ये हमने समझा दिया, ये हमने समझा दिया। अब नेक्स्ट है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, मैंने बताया था इसके बारे में पता है तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में पता है तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अब इसके बारे में पता है तब हम इसकी परिभाषा निकालते हैं। कैसे कि इसके लिए हम देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में दोनों ही आ जाते हैं हमारे, उत्तलवी और अवतलवी। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण क्या की जाती है, आपतित की जाती है। तो साधारण सी बात है, टकराएगी, टकराने के पश्चात कौन सी घटना होगी, परावर्तन की होगी। टकराने के पश्चात वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। उस बिंदु को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस, जिसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम फोकस बिंदु भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका दोनों के लिए अलग अलग है भाई। देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए प्रकाश की किरण सीधी डालिए, डालने के पश्चात ये प्रकाश की किरणों को हमने पढ़ा था, इसकी एबिलिटी विशेषताओं में बनने वाले प्रतिबिंब की जो विशेषताएं थी उसमें हमने पढ़ा था, ये प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर परावर्तित करता है, जबकि ये प्रकाश की किरणों को कहां पर है, बाहर की ओर। क्या करता है भाई, बाहर की ओर परावर्तित करता है। तो बाहर की ओर परावर्तित करता है, तो इसका मतलब इस पर भी हम वही देखो, प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के कैसे डाली, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण डाली है। अब डालने के पश्चात सीधी सी बात है, इसलिए तो इसको अंदर की ओर, ये कहां पर है, बाहर की ओर। कहां इसे प्रकाश किरण को कहां परावर्तित किया, बाहर की ओर। अब बाहर की ओर जा रही है, इसका मतलब दूर की ओर, तो उस पर हमने हमें पता था यहाँ पर इससे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता हमने पढ़ा था। इसके जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी, काल्पनिक, कल्पना अनुसार। तो इसका मतलब वो पीछे की ओर, डॉट डॉट हम उसको निकालेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई, मुख्य फोकस बोला जाता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, गुजरती है अवतल दर्पण के लिए, गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वो किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर बिंदु दर्पण के सामने, यहाँ पर बिंदु दर्पण के पीछे, तो डॉट डॉट, इसका मतलब तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य फोकस, जिसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण में दोनों आ गए हमारे पर, किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु, मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उस बिंदु को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, नेक्स्ट आपका
फोकस दूरी, नेक्स्ट है फोकस दूरी, बिल्कुल साधारण सी दूरी, डिस्टेंस किसके मध्य में, ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के मध्य में। तो इसके मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसको किससे, स्मॉल एफ से। इसी को अगर हम इस दर्पण पर ही प्रदर्शित करना चाहें तो ये अपना मुख्य फोकस और ये हमारा ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। नेक्स्ट आपका है वक्रता त्रिज्या, बिल्कुल साधारण। वक्रता त्रिज्या मतलब है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी, जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, यानी कि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने पारिभाषिक शब्द हो गए, 6। कितने पारिभाषिक शब्द हो गए, 6, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से इसमें भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता है भाई, वक्रता त्रिज्या। अच्छा सुनिए, अब हमारा 7वां पॉइंट द्वारक। द्वारक क्या होता है कि किसी गोलीय दर्पण का ये वक्रित भाग है, किसी गोलीय दर्पण का ये वक्रित भाग है, ये वक्रित भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, पूरा वक्रित भाग, वो हमारा क्या कहलाता है, द्वारक, जिसको हम MN बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। तो वो पूरा द्वारक हमारा क्या कहलाता है, जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है उसको हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक, जिसको हम MN से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ हैं जिनका हम उपयोग आगे भी करेंगे। तो आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि इनकी परिभाषाएं आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि ये बिंदु आपके बार बार अब आगे आने वाले अध्याय में हम जो पढ़ेंगे, इसी अध्याय में अध्ययन बिंदुओं में ये बार बार आपके सामने आएंगे। तो इनकी परिभाषाएं और इनकी स्थिति दर्पण पर कहाँ होती है, कि कहाँ बिंदु, कहाँ ध्रुव होता है। तो ध्रुव कहाँ होता है, मध्य भाग, किसका, परावर्तक पृष्ठ, जो वक्रित भाग है उसका मध्य बिंदु। ठीक है, अब सुनिए, देखो मैंने आपको दर्पण से संबंधित पारिभाषिक शब्दार्थों के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और पुनः आपको मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि ये कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ जो किससे संबंधित है, दर्पणों से संबंधित। गोलीय दर्पण जिसमें दोनों आते हैं हमारे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, आंतरिक पृष्ठ किस रूप में कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, वो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो आंतरिक पृष्ठ पर तो क्या किया है, पॉलिश, और बाह्य पृष्ठ किसके रूप में कार्य कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। अच्छा सुनिए, अब इस पर पारिभाषिक शब्दार्थ बात है। सबसे पहले ध्रुव की बात करते हैं। तो ध्रुव की बात करें तो यानी कि किसी गोलीय दर्पण, बिल्कुल साधारण सीधी परिभाषा, जो बोल रहा हूँ वही आपको लिखी हुई मिलेंगी, तो उसी को ध्यान रखना है। आपको किसी चीज को आप ध्यान से सुनोगे और फिर उसको ध्यान से पढ़ोगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, ध्रुव यानी कि किसी गोलीय दर्पण का वक्रित भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, मध्य बिंदु है। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र। किसी गोलीय दर्पण का वक्रित भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन वो वक्रित भाग जिस गोले का भाग है, वक्रित भाग जिस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र बिंदु, यहाँ पर तो मध्य बिंदु, यहाँ पर कौन सा है, केंद्र बिंदु, उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। मैंने यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ये चीज प्रदर्शित की हुई है। देख लो, ये यहाँ पर जिस गोले का, उस गोले का केंद्र भाग, केंद्र जो बिंदु है, सॉरी केंद्र बिंदु C, उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब तीसरा मुख्य अक्ष,
मैं ये कह रहा हूँ परीक्षाओं में कहो तो डायरेक्ट ये चीज़ आ जाए 2 नंबर की कि निम्न पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा बताइए, समझाइए। आपको आ जाए मुख्य अक्ष, बिल्कुल साधारण है। किसी गोलीय दर्पण, दोनों के लिए बात हो गई, उत्तल के लिए भी और अतल। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मुख्य अक्ष। बात करते हैं मुख्य फोकस की या फोकस बिंदु। इसके लिए मुख्य अक्ष हमें पता चल गया तो हम अब कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण पर यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं, तो परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। बिल्कुल साधारण शब्दों में है, कोई प्रकाश की किरण समांतर डाली जाए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु बोला जाता है। बात करें फोकस दूरी, डिस्टेंस, दूरी किस किस के मध्य? फोकस दूरी है ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण पर स्थित ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, ध्रुव एवं फोकस के मध्य की दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम स्मॉल एफ, ध्यान रखना है, कैपिटल एफ से तो हम किसको? मुख्य फोकस को प्रदर्शित कर रहे हैं, और स्मॉल एफ से हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? फोकस दूरी को। ठीक है, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, ये भी वही डिस्टेंस, यानी कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। बात करें द्वारक की, तो द्वारक यानी किसी गोलीय दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण का वक्रत भाग जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, जिसे एम एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसे किसे एम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन चीज़ों को यहाँ से वीडियो और फिर आपको लिखित रूप से ये चीज़ें मिलेंगी तो आपको ये कन्फर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो प्रतिबिंब बनने से संबंधित है, इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका गोलीय दर्पण पर, दोनों आ जाते हैं गोलीय दर्पणों में। आपने पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। अच्छा सुनिए, देखिए, यानी कि प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की विशेषताएं हमने पहले पढ़ी थी। प्रतिबिंब बनने के नियम, अब प्रतिबिंब बनने के नियम मतलब है कि आगे हम स्थितियां पढ़ेंगे, स्थितियों में हम प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। तो आपतित करने के पश्चात हमें पता होना चाहिए कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरने वाली है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि प्रकाश की किरण अच्छा, इनके बारे में आपको बताना चाहिए। ये कौन सा दर्पण है अपना? अवतल।
ये अपना कौन सा दर्पण है? उत्तल। अवतल दर्पण, इस पर ये बिंदु कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था P, यानी कि ध्रुव मध्य बिंदु है। अच्छा, ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र बिंदु ये क्या है? C। इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष रेखा। इसी प्रकार यहां पर भी हाँ भाई सुनिए, देखिए ध्यान से। और लगभग क्या है, बिल्कुल ये आगे आपको मैं समझा दूंगा कि इसकी दूरी बिल्कुल आधी दूरी के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी के दोगुने मान के बराबर, और फोकस दूरी के मान वक्रता त्रिज्या के आधे मान के बराबर। तो इसका मतलब जो हमारा फोकस बिंदु जो होता है वो बिल्कुल इनकी कहाँ होता है? मध्य में। आप ये चीज आप ध्यान रखिए। अब सुनिए, देखिए गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के नियमों के अनुसार प्रकाश की किरणें आपतित की जाती हैं। आपतित करने के लिए यहाँ पर हमारे बिंदु 1, 2, 3 और ये मुख्य अक्ष रेखा 4 बिंदु हैं। तो साधारण सी बात है कि हमारे नियम भी कितने होंगे? 4। नियम भी कितने होंगे? 4। अच्छा, चारों पर हम प्रकाश की किरणों को किस तरीके से देखिए, सुनिए कि यदि प्रकाश की किरण, पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं, मुख्य अक्ष के क्या करते हैं भाई? समांतर आपतित करते हैं, तो टकराने के पश्चात वह प्रकाश की किरण, नियम कहता है कि सदैव कहां से? F से, यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी अवतल दर्पण के लिए, गुजरती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण के लिए। आपको ध्यान रखना है, गुजरेगी अवतल दर्पण और गुजरती हुई प्रतीत। कैसे? मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे हमने ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष रेखा, इसके हमने समांतर प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण पर, ये हमारी मुख्य अक्ष रेखा, इस पर भी हमने वही समांतर आपतित की। तो टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात नियम कहता है कि प्रकाश की किरण को सदैव कहां से होकर के गुजरना है? कहां से होकर के गुजरना है? F से होकर के गुजरना है। कहां से होकर के गुजरना है? F से। ठीक है भाई, अब F से गुजरना है। हाँ भाई, थोड़ा सा खेल। F से होकर के गुजरना है। किस प्रकार गुजरना है कि ये F जो बिंदु है, पैमाना बिल्कुल सीधा F से, तो कहां से होकर के गुजरेगी? F से होकर के गुजरेगी अवतल दर्पण के लिए। गुजरती हुई, ये आपको पता है, ये प्रकाश की किरण को अंदर की ओर, ये प्रकाश की किरण को बाहर की ओर। ठीक है, तो प्रकाश की किरण कहां से गुजरती हुई? ये बिंदु हमारा कौन सा है? तो कहां से गुजरती हुई प्रतीत होती है? किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। गुजरेगी किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो पहला नियम बिल्कुल क्लियर है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण डालते हैं तो परावर्तन के पश्चात वो सदैव कहां से होकर के गुजरेगी? F से, हमेशा, सदैव। ठीक है, नियम नंबर 2। ठीक है, किसके विपरीत? यदि कोई प्रकाश की किरण F पर, यानी मुख्य फोकस पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से आपतित हो रही है या उससे होकर गुजर गई है, यानी कि अपन इस स्टेप को बदलते हैं। अब हम प्रकाश की किरण कैसे डाल रहे हैं? ये मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण कैसे डाली हमने? मुख्य फोकस से होकर तो डालते हैं। तो वो मुख्य फोकस से डालने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात नियम कहता है कि वो सदैव कैसे होकर गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। समांतर होकर गुजरेगी।
समांतर होकर गुजरेगी। गुजरेगी तो किसके लिए, समझ जाना चाहिए, होकर गुजरेगी अवतल दर्पण के लिए, या गुजरती हुई प्रतीत होगी किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। कैसे, देखो यहां पर तो ये प्रकाश किरण, हमने तो ये प्रकाश किरण जैसे टकराई थी, ये इस प्रकार सीधी मुख्य अक्ष के समांतर होकर के परावर्तित हो जाएगी, और ये प्रकाश की किरण हमने इस प्रकार डाली, यानी कि हमें कहां से प्रतीत हो रही है, ये लग रही है हमें कहां से, यानी एफ से। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो नियम नंबर पहला और नियम नंबर 2 बिल्कुल क्लियर। अब नियम नंबर 3, यदि कोई प्रकाश की किरण हम किसी गोलीय दर्पण पर, कहां से, सी से, सी पर, यानी कि सी पर कैसे, वक्रता केंद्र, यानी ये वक्रता केंद्र है, तो इस पर हमने ऐसे प्रकाश की किरण डाली। आप सी पर हमने क्या की, आपतित की। तो आपतित करने के पश्चात ये प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के पश्चात जिस पथ से ये आई थी उसी पथ में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, या उसी बिंदु से होकर के गुजरेगी, यानी कि सी पर ही, तो सी से ही ये वापस होकर के क्या हो गई, परावर्तित हो गई। सी से होकर ये क्या हो गई भाई, परावर्तित हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा नियम, यानी वक्रता केंद्र से होकर के कोई प्रकाश की किरण डाली तो वक्रता केंद्र से होकर वापस, कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये प्रकाश की किरण है जो डालते हैं उस वही वापस, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण संख्या में एक ही होती है। वही आपतित किरण होती है, वही क्या होती है, परावर्तित किरण होती है। तो तीसरा नियम, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 जो है आपका है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम नंबर 4, यदि कोई प्रकाश, चौथा देखो ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया हमारा, अब रह कौन सा रहा है, ध्रुव वाला। तो ध्रुव पर हम बिल्कुल सीधे ही हो तो डाल ही नहीं सकते क्योंकि इन बिंदुओं से होकर के गुजर रही, तो ध्रुव पर हम तिर्यक दिशा में डालेंगे। तो पी पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो सीधी सी बात है तिर्यक दिशा में ऐसे, तो इस प्रकार हम आपतित करेंगे तो आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ठीक विपरीत तिर्यक दिशा में इस तरीके से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, यानी कि तिर्यक दिशा में। पी से ही वो क्या हो जाएगी, पी से परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चारों नियम, यानी 4 नियमों के अंतर्गत 4 तरीके से प्रकाश की किरणें हम आपतित करते हैं और वो किस प्रकार परावर्तित होती हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है, इसके लिए अवतल दर्पण के लिए गुजरती हैं और उत्तल दर्पण के लिए गुजरती हुई प्रतीत होती है डॉट डॉट के रूप में, यानी कि हमें पीछे उसकी कल्पना करनी पड़ती है उस प्रकाश की किरण की। तो 4 तरीके से ये है गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के नियम। कहो तो सीधा 1% 2 नंबर का ये क्या सकता है कि गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। तो ये भाषागत, यहाँ तो मैंने समझाने के तरीके से शॉर्ट आपको लिखूंगे, आपके नोट्सों में ये पूरी भाषा में जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ बोलने में वो भाषा आपको मिलेगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसके लिए अपन बात करते हैं तो इसके लिए हम बात करें तो सीधी सी बात है कि जब कोई, पहला नियम, नियम नंबर 1, किसी गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण, किसी गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। गुजरेगी में तो कौन है, अवतल दर्पण, गुजरती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, जब कोई, यानी किसी गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण, गुजरती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण। नियम नंबर 3, जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर
वक्रता केंद्र से होकर आपतित की जाती है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण सदैव उसी वक्रता केंद्र से या पुनः उसी जिस रास्ते वो आई थी पुनः वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरेगी तो किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, और गुजरती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण के लिए। अब बात करें नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण पर P यानी कि ध्रुव पर तिर्यक दिशा में आपतित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण ठीक विपरीत दिशा में तिर्यक रूप में ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, यह तिर्यक दिशा में P से होकर ही गुजरती है। तो गुजरती है किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वो किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। ये नियम नंबर 4। तो ये चारों नियम और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द मैंने 2 टॉपिक आपको आज पढ़ाए हैं कि एक तो गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के नियम, और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ। तो दोनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, और उसको नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, उन नोट्सों के साथ उनको कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना है, क्योंकि इससे आगे जो हम अध्ययन करेंगे उस अध्ययन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बात करूं मैं स्थितियों की, स्थितियां हमें बनानी है, स्थितियां बनाने के लिए इन नियमों की आवश्यकता है। वहां मैं प्रकाश की किरणें आपको ऐसे बताऊंगा, ये प्रकाश किरण हमने डाली, नियम हमारा कहता है कि ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ से होकर गुजरेगी। आपके दिमाग में होगा कि हाँ साहब गुरुजी ने बताई तो ही कि 2 दिन पहले बताते रहते हैं, हाँ भाई जब ऐसे प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो प्रकाश की किरण ऐसे निकलती है, तब तो आपको बड़ी आसानी से सरलता से समझ में आएगा। यदि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो फिर आप वहाँ पर सोचते ही रहोगे, आपको फिर पुनः वहाँ से पढ़ने के पश्चात फिर वापस इसी पर आना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ से समझना पड़ेगा हाँ साहब कौन से नियम थे जो गुरुजी ने हमें बताए थे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार तो सभी करने, लेकिन आगे और पढ़ने के लिए जैसे स्थितियाँ हमें पढ़नी, तो स्थितियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो बिंदु भी जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है, और ये प्रतिबिंब बनने के नियम। मैंने दोनों को एक साथ इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि दोनों की एक साथ अहमता होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे कुछ नए विद्यार्थी जैसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर जिनके मिल रहे हैं या फिर आपके कोई सहगण मित्र हों तो उन सबसे आप सूचना करिए कि साइंस की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप पिछली वीडियो से अगर रह रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़, हमारे आप YouTube चैनल पर ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से ही चैनल को ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। वहाँ पर ये ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से आपको चैनल मिलेगा, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको जितनी भी हमारी जो वीडियो डाली गई है उन वीडियो के बारे में भी उसमें पूरी डिटेल मिलेगी, और आगामी जो वीडियो जो डालेंगे हम उनके बारे में भी आपको आगे से आगे जानकारी मिलती रहेगी यूट्यूब पर। तो वीडियो की पूरी जानकारी यूट्यूब पर प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। ये जरूरी है आपके लिए भी, क्योंकि आज विज्ञान की क्लास है, कल मैथ की क्लास भी हो सकती है, सभी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी जो हमें इसी तरीके से आपके संपर्क में बनाए रखेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है विशेषतः जो भी हमारे नए विद्यार्थी जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ेंगे, वो सभी YouTube के द्वारा हमारी पिछली वीडियो को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जो आपको भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर आप देखते ही हो, व्हाट्सएप के साथ साथ आप YouTube पर भी इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम बिल्कुल सीधा है, ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर के नाम से आपके उसमें खुलेगा, उसको सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब आपको वो करना है, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का, जिससे आपको आगामी आने वाली और पिछली वीडियो जिससे आप अगर रह भी रहे हो तो उन सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है।